मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं साक्ष्य अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराएं जो मुख्य रूप से अधिकतर यूज होती है। तो संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले न्याय प्रशासन के लिए साक्ष्य अधिनियम में सभी धाराएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है और सत्य और असत्य को परखने के लिए साक्ष्य अधिनियम, जो कि एक प्रक्रियात्मक विधि है, पूर्ण रूप से इसकी आवश्यकता है और इसी के जरिए ही जो है न्याय तक पहुंचा जा सकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, गौण साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य, न्यायिकेतर साक्ष्य। इन सबके अलग अलग से हमने वीडियो बनाए हुए हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। धारा 60 साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 60 है उसमें कहा गया है प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अर्थात किसी को मौखिक साक्ष्य अगर देना है तो प्रत्यक्ष रूप से जो है मौखिक साक्ष्य दे सकता है, प्रेजेंट होकर के खुद को उपस्थित होना पड़ेगा। और बढ़ते हैं इसी क्रम में, जब किसी मामले से संबंधित मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। प्राथमिक साक्ष्य किसे कहा गया है? मूल दस्तावेज अगर जो पेश किया गया है माननीय कोर्ट में तो उसे प्राथमिक साक्ष्य कहा गया है। मूल दस्तावेज यानी कि मुख्य डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपने ज्ञानेंद्रियों से सही बात का अनुमान लगा सकते हैं, उसे वास्तविक साक्ष्य कहा गया है। अनुश्रुत साक्ष्य किसे कहा गया है? अनुश्रुत साक्ष्य सुनी सुनाई साक्ष्य को या फिर हीर से साक्ष्य भी उसे कहते हैं। मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य जो मुंह से सुना हुआ होता है या उसने अनुभव किया हुआ होता है वो मौखिक साक्ष्य के रूप में काम में ले, उसको मुंह से दी जाती है। ऐसे साक्ष्य को प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जा सकती है। मौखिक साक्ष्य अगर किसी को देना है तो प्रत्यक्ष रूप से जा करके अपना मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। फिर दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेज से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, मुख्य रूप से जो है हम आपको बता देते हैं, एक तो शपथ पत्र और एक अखबार की कटिंग को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट अगर अपेक्षा करें तो उसको ग्राह्य किया जा सकता है। संदेह का सबूत संदेह का स्थान नहीं ले सकता है, न कि न्यायाधीश या नैतिक विश्वास की अभियुक्त दोषी है। संदेह एक ऐसा सागर है जिसमें कोई किनारा नहीं हो सकता। अर्थात कि संदेह के दायरे में लेकर के किसी को सजा नहीं दी जा सकती है, संदेह का लाभ उसे मिल सकता है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया और न ही न साबित हो। उपधारणाएं 3 प्रकार की होती है, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा एवं तथ्य एवं विधि दोनों की मिश्रित उपधारणाएं 3 प्रकार की होती है। तथ्य, विधि या फिर दोनों की मिश्रित, उनको उपधारणा कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष तक कुछ नहीं सुना जाता है, जिसके बारे में यदि वह जीवित होता तो सुना जाता, वहाँ उसकी मृत्यु के बारे में उपधारणा की जा सकती है। ऐसी मृत्यु को सिविल मृत्यु कहा जाता है। अर्थात कि सिविल मृत्यु किसे कहते हैं? 7 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जाता है कि वो जीवित था। अगर जीवित होता तो सुना जाता, 7 वर्षों के दौरान नहीं सुना जाता, उसे सिविल मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है और सिविल मृत्यु माना जा सकता है।
जबकि मानसिक तथ्यों को साबित किया जाना संस्कृति या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। सुसंगत तथ्य एवं विवादक तथ्यों में अंतर मुख्य रूप से माना गया है। तो इसमें प्राथमिकता और अधिकार के आधार पर इसका अंतर किया गया है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे।